चौरी चौरा 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच 19 लोगों को अलग-अलग कारागार में अलग-अलग जगहों पर फांसी दी गई थी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। यह सप्ताह हम लोग एक तरह से चौरी चौरा के शहीदों के नाम एक तरह से कह सकते हैं कि अम्बेडकर नामा शहीदी सप्ताह मना रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष चंद्र कुशवाहा साहब हैं। इन्होंने बहुत ही प्रामाणिक काम किया है। लगातार 2 दिन से आप एपिसोड्स देख रहे हैं। आज फिर हमारे साथ है और स्वागत है कुशवाहा साहब। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, तो अब मंच आपका है। आज इतिहास के पन्नों से जरा बताइए, आज क्या खास है चौरी चौरा? जी, ये मंच चौरी चौरा का है और उसके बहाने जी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी, पाठकों को, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज का दिन 5 जुलाई 1923 को चौरी चौरा के 2 क्रांतिकारियों की फांसी हुई थी। विक्रम अहिर, जिनकी मेरठ जेल में, और रुदली केवट, जिनकी प्रतापगढ़ जेल में आज फांसी हुई थी सुबह 6 बजे। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत में उनको नमन करते हैं हम लोग जी, और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत कल जहाँ पर खत्म हुई थी, खाना लगभग जल रहा था। खाना जल रहा जी, था और दरोगा और सिपाही जो थाने के थे वो मारे गए थे। वही से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। संक्षेप में घटनाओं को हम लोग समेट लेंगे। आज 5 तारीख है। मैं समझता हूँ कि फिर से 9 और 11 2 दिन और बचता है जिस दिन फांसियाँ हुई हैं। तो जी, चाहेंगे तो हम लोग आगे भी 2 दिनों बात करके इसको खत्म कर दें। जी, 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 तो मैं बताना चाहूँगा कि जब ये पूरा चक्र चल रहा था, डुबरी खुर्द में सभा सुबह हो रही थी, जुलूस निकालने की तैयारी हो रही थी। जुलूस का प्रस्थान हो चुका था और जुलूस बहुत हद तक थाने के करीब आ चुका था, तब दरोगा घबरा चुका था। बहुत घबराया हुआ दरोगा था और दरोगा ने कोशिश की कि इसकी सूचना सीधे-सीधे हम जिला प्रशासन को दें। उस समय सूचना देने का माध्यम था टेलीग्राम। टेलीग्राम हो जाता था। 1:30 बजे दरोगा स्वयं पोस्ट ऑफिस पहुंचा था टेलीग्राम कर। इसकी सूचना गोरखपुर दे दे। भीड़ को देखा था कि 3000 की भीड़ है, हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोग 15-20 लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? लेकिन जो टेलीग्राम का फॉर्म उसने भरा था, उसमें पिकेटिंग की स्पेलिंग गलत लिख दिया था और इसलिए पोस्टमैन ने लौटा दिया कि दूसरा फॉर्म भरिए, दूसरा फॉर्म भरिए जिससे कि पिकेटिंग। तो उसने दूसरा फॉर्म भरा और तब तक जो है 2:40 का समय हो गया था और नहीं 2:40 नहीं, 1:50 का हो गया था और टेलीग्राम होते-होते 2:40 हो गया। आपने फॉर्म भरकर उनको दिया और वो फॉर्म भरने के बाद से टेलीग्राम करते में भी समय लगता था उस समय। वो टिक-टिक करते थे और इस तरह करके। तो 2:40 पर पहला टेलीग्राम उनका हो पाया था और उसके बाद दरोगा लौट आया था। उसको जाने का मौका नहीं था क्योंकि जुलूस सामने था। दरोगा का एक नौकर भी रेलवे स्टेशन भाग कर गया था क्योंकि रेलवे स्टेशन से भी टेलीग्राम होता था। 2 ही टेलीग्राम करने की जगह थी, रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस। दरोगा का नौकर 2:40 पर पहुंचा था रेलवे स्टेशन, लेकिन वहां पर 2 स्वयंसेवकों ने देख लिया था और पोस्ट जो स्टेशन मास्टर को उन्होंने बहुत डांटा था कि अगर तुमने किया टेलीग्राम ना तो तुमको हम लोग मार डालेंगे। डर के मारे स्टेशन मास्टर थाना वो रेलवे स्टेशन छोड़कर भाग गया और शाम को 7 बजे लौटा था रेलवे स्टेशन पर। तब तक वो लौट दिखा नहीं वहां।
तो इस तरह 2-3 बार कोशिश किया। एक बार अपने भतीजे को भेजा था, वो 3 साढ़े 3 बजे उसका भतीजा भी आया था कोशिश करने के लिए टेलीग्राम, लेकिन तब तक तो स्थिति खराब हो चुकी थी, हो नहीं पाया। जब थाना भवन जल रहा था, उसी के बरक्स वहाँ पर आवास थे, दरोगा का आवास था, हेड कांस्टेबल का आवास था, सिपाहियों का आवास थे और उसमें महिलाएं थी। दरोगा की पत्नी राजमणि कुंवर अपने आवास में थी और थाने के ठीक आगे पूरब की ओर उसका घर था दरोगा का। स्वयंसेवकों ने उधर भी रुख किया, दरोगा के घर में प्रवेश किया, आग लगाना शुरू किया, जो बांस का कोरो होता था उखाड़ना शुरू किया, खिड़की तोड़कर लोग प्रवेश कर गए। राजमणि से खजाने पैसे मांगे, उसने चाबी पहले तो मना किया, बाद में देखा कि ये लोग मार डालेंगे तो उसने चाबी दे दिया, फेंक दिया। आरोप है राजमणि का कि जो घर में कैश था, जो ज्वेलरी थी, वो लूट लिया था स्वयंसेवकों ने। इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, उसने बयान दिया कि लूट लिया गया, बस वही एक प्रमाण। उसके बाद से जब पूरे घर में जब आग लगी तो दरोगा की पत्नी राजमणि निकली बाहर। 2 बच्चियां थी उसके पास, एक की 8 साल उम्र थी, एक की 5 साल थी, दोनों, और एक उसका नौकर था हरहंगी। ये चारों लोग पैदल पूरब की ओर चल दिए और उसको पीछे पीछे स्वयंसेवकों का 10-12 लोगों का जत्था था जो था। लेकिन स्वयंसेवकों ने तय किया था कि महिला को मारा नहीं जाएगा, किसी महिला को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, हमारी नाराजगी केवल सिपाहियों से है जिन्होंने गोली चलाई है। कुछ दूर जाने के बाद से राजमणि ठहर गई, कहीं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वहीं पर काफी देर तक बैठी रही। और उसके बाद से वो एक मेघू तिवारी, जिनका मैंने कल जिक्र किया था, वो दरोगा के बहुत करीबी थे और दुर्भाग्य से वो फांसी की सजा पाए हुए लोगों में शामिल हैं, वो भी सेनानी हैं। तो उनके साथ वो ले गए और अपने घर राजमणि कुंवर को रखा, बच्चियों को रखा, बरामदे में रखा, अंदर नहीं रखा, घर में बरामदे में रखा। और इसलिए जब अगले दिन बैलगाड़ी से राजमणि को लेकर वो चौरा में जहां पर कैंप पुलिस का लगा था वहां लेकर आए थे, तो राजमणि ने अपनी गवाही में बात कही है कि हमको रात में खाना नहीं दिया गया, कोई महिला हमसे बात करने नहीं आई, हमारे बच्चे और हम लोग बरामदे में रात भर भूखे पड़े रहे। सुबह एक इंद्रजीत नामक हजाम, जो दरोगा का भी हजाम था कभी, उसने देखा था कि मेघू तिवारी के बरामदे में जो कुंवर राजमणि है वो रो रही थी सुबह। ये सारा प्रकरण जब पुलिस के प्रशासन के सामने आया तो वो नाराज हुए, कुछ और बातें भी थी इस घटना में जो कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जो स्थानीय तौर पर कहा जाता है कि राजमणि के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और शायद इसलिए मेघू तिवारी को इस केस में अंग्रेजों ने लपेट लिया और उनको भी अभियुक्त बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मेघू तिवारी कहीं भी धरने प्रदर्शन में नहीं है, किसी जुलूस में नहीं है, न डुबरी खुर्द की सभा में है, न थाने को जलाने में है। एकाएक वो शहीदों की लिस्ट में आ जाते हैं। ये इसलिए कि फांसी की सजा उनकी भी हुई थी, ये कारण ये भी है। इसके बाद से राजमणि कुंवर उधर चली गई, लेकिन स्वयंसेवकों का जो जत्था था नजर अली के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस की ओर बढ़ा। जी। ये लोग कल जैसा कि मैंने कहा था कि ये लोग थोड़ा समझदार थे, बाहर से आए थे, देश दुनिया को देखे हुए लोग थे। इनको पता था कि अगर हमने टेलीग्राफ की तार को तोड़ा नहीं तो सूचनाएं तेजी से जाएंगी जिला प्रशासन तक और हम लोगों तक जल्दी से फोर्स आ जाएगी और खतरा बड़ा, हम लोग मारे जाएंगे, गांव के लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जाकर तार को तोड़ दिया था, टेलीग्राफ को तार को तोड़ा और फिर तार को तोड़ने के बाद से पूरा जत्था करमहा गांव की ओर बढ़ा। वो रेलवे लाइन के किनारे एक गांव था, उसमें जंगल से पहले पड़ता है। इनके साथ जो थे वो ठाकुर अहिर थे, वरन थे, प्रधान अहिर थे, लाल मोहम्मद थे, काजी शेख थे, छतर पासी, सुखदेव पासी, विक्रम अहिर, सुबा, बिहारी पासी, मेघू चमार, सहदेव, संपत,
लौटू, लोहारी, चिनगी, तेली, करिया, ये मुख्य लोग थे और लगभग 150 लोगों का जुलूस था, 150-200 लोगों का, जो करमहा गांव पहुंचा और उन्होंने सोचा कि आखिर फोर्स आएगी तो रेलवे के द्वारा ही आएगी। सड़क मार्ग से चौरी चौरा फोर्स जल्दी नहीं आ सकती थी, क्योंकि हम्म। गोरखपुर देवरिया जो मार्ग था वो कच्चा मार्ग था उस समय, और एक नदी पड़ती है गोरखपुर के बाद और चौरी चौरा के पहले। उस नदी पर हम्म। पुल नहीं था उस समय, पुल नहीं था, तो इसलिए सेना या सिपाहियों का जत्था जल्दी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए रेलवे लाइन ही एक साधन थी जिससे कि जल्दी से गोरखपुर से संपर्क हो सकता। तो अभी सभी सेनानियों ने तय किया कि क्यों ना हम लोग रेल पटरी को उखाड़ते हैं, और वहीं पर करमहा गांव के पास उन्होंने गिट्टी जो है रेल लाइन के नीचे की गिट्टी को हटाना शुरू किया। गिट्टी को हटाने के बाद से उस पूरी पटरी को उठा के लोगों ने मरोड़ दिया, इस रूप में नहीं छोड़ा कि ट्रेन आ जाए। और उसके बाद से तिरंगा झंडा उन्होंने भाग कर रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस पर फहराया और फिर अपने अपने घरों में, जंगलों में, जिसको जहां भागना था भाग लिया। हम्म। ये उसके बाद से डिस्पर्स होने तक की ये स्थिति है कि स्वयंसेवक भागे हैं और तब तक सूरज डूबने लगा था। ये स्थिति सूरज डूबने की स्थिति आ गई थी, तब तक एक पूरी गतिविधियां चलती रही। लोक जनमानस में एक 2 लाइन के गीत है, वहां पर लोग गाते हैं कि दिहले अगिया हो लगाए जरी गईले गोरवा, हम्म। दिहले अगिया हो लगाए जरी गईले गोरवा, 14 अंग्रेज जरी तेजले परनवा, खाना से फरार हुईले हिंद के जवनवा, दिहले पापी लालचे हो धराए मरी गईले गोरवा। इस गीत में हम्म। थोड़ा सा भ्रम है, क्योंकि हम्म। जनता को ये नहीं मालूम था कि जो सिपाही मारे गए आने पर वो हम्म। गोरे नहीं, नहीं थे। सारे सिपाही हिंदुस्तानी थे, यही के थे, एक भी गोरा हम्म। नहीं था जो मारा गया। लेकिन लोगों जी। को ये लगता था कि जो ये अंग्रेज सैनिक हैं तो सब गोरे ही हैं, तो गीत में गोरा शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं। हम्म। तो ये थाना जलाने के बाद जो है का घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, और यही घटनाक्रम इस पूरे केस को न्यायिक परिधि में बांधता है। हम्म। थाने पर जितने सिपाही तैनात थे और जो गोरखपुर से 8 आए हुए थे वो तो हम्म। मारे जा चुके थे, लेकिन एक सिपाही नहीं मारा गया था जो उस दिन था थाने पे। उसका नाम था कांस्टेबल सिद्दीकी। कांस्टेबल संख्या 193 सिद्दीकी उसमें था। वो कूद कर भागा खेत से और भागने लगा। जब नौजवान था, 22 साल का था, वो भाग लिया थाने से। जब आग लगाने की बात आई तो स्वयंसेवक उसके पीछे भागते रहे। कुछ औरतें चिल्ला रही थी कि देखो देखो सिपाही भाग रहा है। उसने अपनी वर्दी निकाल कर फेंक दी खेतों में, गन्ने के खेत में फेंक दी और भागता रहा कि रास्ते में कोई ये ना समझे कि हम सिपाही हैं। तो लगातार वो भागता रहा और वहां से 7 मील दूर गौरी बाजार, जिसको बरही भी कहते हैं, हम्म। गौरी बाजार थाना है, भाग कर वहां 7 मील वो भागता रहा और वहां पहुंचकर वो शाम को 6 बज गया था। 6 बजे उसने बताया कि चौरा थाना को जला दिया गया है, लोग मार दिए गए हैं। और तब सूचना एक अधिकृत थाने को पहुंची और फिर वहां के दरोगा ने, गौरी बाजार के दरोगा ने टेलीग्राम पुनः किया, पूरी स्थिति को बताया। डीएम को, एसपी को, जो भी कार्यवाहक एसपी उस दिन थे, उनको सूचना गई कि थाना जल चुका है। उसको निर्देश मिला गौरी बाजार के दरोगा को कि तुम तुरंत पहुंचो। वो 2 सिपाहियों को लेकर और सिद्दीकी को लेकर वो सीधे चौरा की ओर चला और उधर से गोरखपुर से डीएम जो थे एपी कोलेट, वो और कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक थे गणपत सीताराम खेर। उस दिन पुलिस अधीक्षक जो है स्टैनले छुट्टी पर थे, स्टैनले रे मेयर्स अवकाश पर थे, हम्म। तो कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के पास चार्ज था। कार्यवाहक जो है उप पुलिस अधीक्षक के बाद से एसपी का चार्ज था। ये और डीएम दोनों ट्रेन से चले। साथ में इनके पास 40 सशस्त्र सैनिक थे।
लेकिन ट्रेन तो कुसमी जंगल के आगे से जा नहीं सकती थी। कुसमी जंगल जैसे पहुंची, चौकीदारों ने खबर कर दिया कि ट्रेन तो आगे जा नहीं सकती है, आगे रेल पटरी तोड़ दी गई है। तो डीएम वहीं उतर गए, डीएम और ये एसपी कार्यवाहक एसपी का, वहां से पैदल वो लोग रेल की पटरी के सहारे सहारे पैदल चलते हुए वो लोग पहुंचे घटना स्थल पर। और तब तक रात के 9 बज चुके उनके पहुंचने पर, और वहां पर अभी भी आग जल रही थी। दरोगा की लाश जल चुकी थी। वहां पर सर्किल इंस्पेक्टर देवरिया के पंडित प्यारेलाल पहुंच चुके थे, उन तक खबर गई तो। और जितने आसपास के जमींदार थे वो वहां मौजूद थे। स्वयं सरदार हरचरण सिंह मौजूद थे, और भवानी प्रसाद मौजूद थे, अवधूत तिवारी मौजूद थे। डीएम ने इन लोगों से कपड़ा मंगवाया, बैलगाड़ी मंगवाई और लाशों को ढका गया। बैलगाड़ी इसलिए मंगाई गई कि उनको लगा कि इसमें से हम लाशों को यहाँ से हटाएंगे, अंतिम संस्कार जो भी कराएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। उसके बाद से डीएम को ऐसा लगा कि सिद्दीकी जैसे भाग कर गया था गौरी बाजार, तो उनको लगा कि क्या पता स्वयंसेवक जो सभी भागे हैं वो भी गौरी बाजार की दिशा में भागे थे। तो उनको ये डर था कहीं कहीं ना कहीं गौरी बाजार को भी न जलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो है ये कहा, डिप्टी एसपी को कहा खैर कि आप गौरी बाजार जाओ और देखो कहीं वहां की स्थिति न खराब हो। तो ये उप पुलिस अधीक्षक मिस्टर खेर तत्काल गौरी बाजार पहुंचे। वहां रात में वो 2 बजे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर स्थिति सब कुछ सामान्य थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। और फिर वो लौटे हैं और सुबह रविवार को 5 बजे वो वापस पहुंचकर पुनः थाने पर पहुंचते हैं। इसके बाद से तैयारी होती है, एक तो गवर्नर जनरल को सूचना देने के लिए, और दूसरी सूचना जाती है सीधे लंदन। 5 फरवरी को टेलीग्राम होता है कमिश्नर गोरखपुर को, और कमिश्नर गोरखपुर के द्वारा टेलीग्राम यहाँ पर आप गवर्नर जनरल को करते हैं, वहां से लंदन जाता है। 6 तारीख इतना तेजी से काम हुआ कि 6 तारीख को सुबह 8 बजे ये पूरी सूचना लंदन पहुंच चुकी। आप देखिए, तो इसके बाद से धर पकड़ का काम शुरू होता है। डीएम रात में लौट आए थे, पुलिस को लगाकर एसपी छुट्टी पर से लौट आए थे 5 को, और तेजी से कार्रवाई धर पकड़ की शुरू होती है स्वयंसेवकों को। 4 फरवरी को आधी रात से तलाशी अभियान शुरू हो चुका था। 4 तारीख को 5 फरवरी को सबसे पहले सुबह लाल मोहम्मद को उसके घर से गिरफ्तार किया। लाल मोहम्मद अपने घर पर था, कहीं भागा नहीं था। उसका ये कहना है कि मैं तो शामिल नहीं था, मैं चौरा बाजार गया था, वहां से लौट रहा था तो मुझे भी छर्रा लगा, और मेरा तो बेटा वो है, बीमार है, मरने की स्थिति में है। मैं कई दिनों से उसकी इलाज के लिए उसके पास सोता हूँ, मैं कैसे दंगे में भाग ले सकता हूँ। उसने अपनी दलील दिया था। तो लाल मोहम्मद अपने बीमार बेटे के पास था, और सचमुच उसका बेटा बीमार था, क्योंकि 5 को लाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, 5 फरवरी को, और 6 फरवरी को उसका बेटा जो है मर गया, बचा नहीं। वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, वो गिरफ्तार है। 7 फरवरी को रुदली केवट जो मुख्य वो भी अभियुक्तों में से है, कौलेश्वर कुर्मी, बिंदेश्वरी केवट, जगन्नाथ हलवाई के सहयोग से इन लोगों को पकड़ लिया गया था। और उसके अलावा अयोध्या केवट, बहादुर सेवक, महादेव, सरजू कलवार, इन लोगों को पकड़ा गया। 8 फरवरी को रामलोचन पांडे, पट्टी बिंद, गंगा हिर, साधो शरण, ये बहुत सारे लोग पकड़े गए। और 10 फरवरी को त्रिलोक कहार, मेघू चमार, ईदन दुला, रामनगर पकड़े गए। 4 मार्च को भगवान अहिर पकड़ा गया। भगवान अहिर वहां नहीं थे। भगवान अहिर को चंपारण जिले के नारायणी नदी के किनारे घने जंगल में पकड़ा गया, वहां पहुंच गए थे। और वो भी उस समय भी खाकी वर्दी में थे भगवान अहिर। जो सेना की वर्दी थी वो हमेशा सेना की वर्दी में रहते थे, उस दिन भी थे। जब वो पकड़े गए तो वो नहीं चाहते थे कि हमको चौरा ले चला जाए। उन्होंने सिपाही से कहा, जो सिपाही पकड़ा था उससे उन्होंने कहा कि भाई हमको सीधे गोरखपुर ले चलो और हमको वहां न ले चलो।
तो उसको उनको गोरखपुर ले जाया गया। रामरूप बरई भी 4 तारीख को ही गिरफ्तार हुए थे। और शिकारी जो इसमें बाद में सरकारी गवाह बना है, वो 14 मार्च को स्वयं उसको सरदार हरचरण सिंह ने अपने गोदाम में पकड़ा था, क्योंकि उनके गोदाम में आकर वो छिप गया था। वहाँ वो पकड़ा गया था और सरदार उसको पकड़ के ले जाकर पुलिस के हवाले किए थे। विक्रम अहिर 17 मार्च को पकड़े गए थे। लौटू कहार, रघुवीर, ये बड़े लोगों का नाम बता रहे हैं जो अगुए थे, जो कि जिनको फांसी हुई है। ये 4 मार्च को पकड़े गए थे। तो इस तरह से श्याम सुंदर 18 अप्रैल को, दुदही 24 फरवरी को, इसी तरह राम लगन 26 फरवरी को, ये सब गिरफ्तार हुए। तो इस तरह 17 मार्च तक मेरे ख्याल से काफी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, कुछ लोगों को अप्रैल में भी। उस समय चौरा में एक प्राइमरी पाठशाला थी जहां पर ये लोग पकड़ के लाए जाते थे। थाना तो जल चुका था, भवन भी जल चुके थे, तो वहीं पर कैंप कर रहे थे सारे प्रशासनिक अधिकारी। वहीं पर शिनाख्त होती थी लोगों की, और शिनाख्त करने का अद्भुत तरीका था। पकड़ के लोग लाए जाते थे और एक जगह बैठा दिए जाते थे। 15-20 लोग जैसे लाए गए, एक जगह बैठा दिए। फिर उसके बाद से 15-20 लोग वहां पर ऐसे थे जो जमींदारों के आदमी थे, उसमें मिक्स कर दिए जाते थे। अब देखिए, 15 अच्छा। वो 15, हाँ, 15 वो 15। और फिर कहा जाता था जमींदारों के नौकरों से पहचानो कि इसमें कौन अभियुक्त है और कौन नहीं है। वो पहचानते थे कि फलाना ये कंकड़ चला रहे थे, फलाना जो है कोरो खींच रहे थे, फलाना खर ला रहे थे, फलाना मिट्टी का तेल छिड़क रहे थे, जो जो घटनाएं हुई। हम्म। इस तरह 2 बार एक प्रक्रिया दोहराई जाती थी, और 2 बार में अगर जिस व्यक्ति को पहचान लिया जाता था, उसका नाम दर्ज हो जाता था, और उसी दिन शाम को 4 बजे गोरखपुर जेल में उनको भेज दिया। ये पहचान करने का तरीका है। अब इस पहचान करने वाले तरीके में बड़े सवाल उठे बाद में। हम्म। सवाल ये भी उठा कि वही लोग बार-बार मिक्स किए जा रहे हैं। तो जब बार-बार मान लीजिए कि 15 लोग को आप मिक्स कर रहे हैं, तो लोगों को तो पता ही चल गया कि भैया ये लोग मिक्स करने वाले लोग हैं, वो लोग अलग हैं। हम्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हम्म। दूसरी चीज वो जमींदार के लोगों को आप मिक्स कर रहे हैं, और पहचान करने वाले लोग भी ज्यादातर जमींदार के लोग थे, कुछ चौकीदार भी थे जो बच गए थे। हम्म। चौकीदार और जमींदारों के नौकर ये सब पहचान करते थे। तो लोगों ने ये कहा कि दरअसल जो लोग पकड़ पकड़ कर लाए जा रहे हैं, वो सब पुलिस नहीं ला रही थी पकड़ कर, जमींदार के लोग ही पकड़ कर पुलिस को पकड़ा दे रहे थे। और इसमें हम्म। इसमें ये बात आई कि जमींदारों से अपने गांव में जिनसे जिनसे झगड़े थे, वो सबको हम्म। निपटा दिया चौरी चौरा में। अरे हम्म। जिनसे जो झगड़ा था, किसी ने लगान नहीं दिया था, किसी ने मारपीट किया था, सबका नाम इसमें डाल दिया और ले आकर यहाँ बैठा दिया चौरी चौरा में। ऐसे लोग भी हम्म। इसमें फंसाए गए। क्योंकि मैं कल भी ये बात कहा था कि देखिए, 3,000 की भीड़ में आप कुछ अगुओं को तो पहचान सकते हैं, 10, 15, 20 अगुओं को आप पहचान सकते हम्म। हैं। सवा दो सौ भाषण दे मुश्किल है। रहे थे, हाँ, आप ये भाषण दे रहे थे, ये जुलूस को लीड कर रहे थे, ये सीटी बजा रहे थे। देखिए, 225 लोगों को कैसे आप पहचान लिए कि यही लोग इस दंगे में शामिल थे और बाकी लोग शामिल नहीं थे? ये बड़ा कठिन सवाल था। लेकिन क्योंकि जमींदारों के द्वारा जो लोग पकड़ लिए जाते थे, उनकी पहचान कराई जाती थी, और पहचान कराने में भी दूसरे सवाल उठे कि आंख मारी जाती है, सिपाही समझाते हैं पहचान करने वाले को कि देखो उसका ये नाम है, पीछे ले जाकर, पहले पीछे लेकर समझाते हैं कि वहां जो पगड़ी बांधे बैठा है ना, उसको पहचानना है, वो जो जिसकी मूछें लंबी है उसको पहचानना है। इस तरह के संकेत बनाकर बताए जाते थे और पहचान कराई जाती थी। तो ये बहुत बेहतर तरीका नहीं था, लेकिन अब चूंकि कॉलोनियल जस्टिस का वो तरीका था, उसके द्वारा लोगों की पहचान कराई है। तो मैं दर्शकों को थोड़ा-सा प्रकाश में डालूँगा। कल मैंने इसको बात ये कही थी, मारे गए सैनिकों की संख्या आपको मालूम हो चुकी है। मारे गए स्वयंसेवकों की संख्या बड़ा रहस्य रहा। ब्रिटिश जो रिकॉर्ड कहता है कि 2 लोग केवल मारे गए। एक का नाम है खेली भर, भर टोलिया के रहने वाले थे।
और एक बुध अली, ये मारे गए। लेकिन एक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बहुत पहले एक पतली सी पुस्तिका छापी थी जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में थे, तो उसमें उन्होंने बुध अली की जगह नजर अली लिखा। और नजर अली, यह नजर अली नहीं जो डुबरी खुर्द का है, वो चौरा गांव का एक नजर अली था, उसका नाम लिखा है उन्होंने कि नजर अली ग्राम चौरा का था। और खिलावन भर यानी खेली भर भी था। तो इस तरह अगर दोनों को मिक्स करिए तो 3 नाम होते हैं कि 3 नाम अधिक से अधिक रिकॉर्ड में आते हैं, इसके बाद आते नहीं। एक और बहुत पतली पुस्तिका 1980 के आसपास छपी थी राममूर्ति जी, उसमें लिखा था कि 26 लोग मारे गए थे। यद्यपि इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि कहाँ से उन्होंने लिखा था कि 26 लोग मारे गए, लेकिन जिक्र है उन्होंने कि 26 लोग मारे। ये बात तो सवाल तो उठता ही है कि देखिए, जितने लोग गोली चला रहे थे, 17 के आसपास चला रहे थे, गोली चला रहे थे, 3000 की भीड़ थी और उसमें 2 ही लोग मारे गए हों, ये थोड़ी सी बात हजम नहीं होती है। क्योंकि गोली केवल 1 राउंड गोली हवा में चलाई गई और बाकी गोली सीधे चलाई। तो अच्छा, दूसरी चीज आपको मैं कुछ और उदाहरण देता हूं जो कि मैंने ढूंढा है कि देखिए, दरोगा के पास 12 कारतूस थे, उसके रिवॉल्वर में कुछ कारतूस थे, 6 अलग से एक्स्ट्रा थे, 12 कारतूस थे। ये रिकॉर्ड में है, पुलिस लाइन के रिकॉर्ड में कितने कारतूस इशू हुए। 24 कारतूस उस पुलिस निरीक्षक, अरे उप निरीक्षक के पास था जो गोरखपुर से आया था, सब इंस्पेक्टर जो गोरखपुर था, उसके बाद 24 कारतूस। और जो 7 और गनर आए थे, बंदूक चलाने वाले आए थे, सबके पास 20-20 कारतूस थे। यानी 10 कारतूस उस तरह के और 10 थे मोटे छर्रे, यानी कुल 20 उनके पास थे। और इतनी चीजों के प्रयोग पर आप केवल 2 लोग मारे गए हैं, थोड़ी सी संदेहास्पद बात लगती है। क्योंकि जो घायलों की संख्या आपको बता दूं वो रिकॉर्ड पर है। जब ठाकुर महेंद्र पाल सिंह ने इसकी चौरी चौरा जो स्कूल है उस पर शिनाख्त शुरू की थी, तो फौजदार, पहलई, चिरकुट, अली रजा, सूरजबली, हजाम, शिवनाथ, लहुरी, पृथ्वी सहितवा, बहादुर केवट, जगदेव और लाल मोहम्मद सबको छर्रे मिले, सब छर्रे लगे हुए। इसी तरह गांव महादेवा के सुखराम के कांख के नीचे गोली लगी थी, द्वारिका के कंधे में लगी थी, कुसमी के कमला के पैर में लगी हुई थी और कुसमी के बरहन टोले के अयोध्या की ओर को भी छर्रा लगा था। तब कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को छर्रे लगे थे। इसलिए आप ये नहीं कर सकते हैं कि केवल 2 लोग मारे जाएंगे, क्योंकि स्थिति तो गंभीर दिखाई दे। तो जो भी हो, अब ये तो रिकॉर्ड है, आप गौर से देखेंगे तो ऐसे जितने भी कांड हुए हैं उस समय में 20 में 1920 से 22 के बीच में 2 से 3 लोगों के मारे जाने की संख्या फिक्स है। किसी भी घटना में देखिए तो कितने लोग मारे गए भारतीय, तो 2 से 3 लोग है। ऐसा लगता है कि वो संख्या पहले से तय करके दे दी गई है कि इतना ही दिखाना है। अवध के किसान विद्रोह में भी जहां जहां गोलियां चली हैं, चाहे गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर चली हो, चाहे रायबरेली में चली हो, हर जगह 3 लोग मारे गए, 2 लोग मारे गए, बस फिक्स होता था, मारे कितने भी लोग। तो इस तरह से ये पूरा कॉलोनियल जस्टिस का सिस्टम था। अब आइए थोड़ी सी बात हम करते हैं दरोगा के बारे में। हीरो ऑफ द गोरखपुर, द हीरो ऑफ द गोरखपुर ट्रेजेडी, जिसका कल मैंने जिक्र किया था, उसमें पूरे पत्र को आज पढ़ना चाहता हूं क्योंकि पाठकों को अच्छा लगे। ये पत्र 22 फरवरी 1922 को द लीडर अखबार में छपा है, इलाहाबाद से छपता है। उसमें देखिए क्या लिखा है। बाबू गुप्तेश्वर सिंह प्रसिद्ध वैश्य गोत्र का राजपूत था, जो तप्पा कुबा आजमगढ़ का रहने वाला था। उसने हेवेट क्षत्रिय हाई स्कूल बनारस से शिक्षा प्राप्त की थी। वह 1916 में सरकारी सेवा में आया था। हत्या के समय उसकी उम्र बामुश्किल 30 वर्ष की थी।
उसके परिवार का संबंध राजा डुमरांव से था और बौद्धिक और संस्कृत के क्षेत्र में उसके परिवार का आसपास के क्षेत्र में बड़ा सम्मान था। हम्म, दरोगा के रूप में पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति स्वामी भक्त रखने का उसका रिकॉर्ड था। हम्म, उसने अपने जीवन को ब्रिटिश राज की सेवा में समर्पित कर अपने यशस्वी परदादा से कमतर न होने की गुंजाइश न छोड़ी थी। हम्म, कुछ लोगों का मानना है कि वह उत्पीड़क और अत्याचारी था, तो इसलिए अपनी करनी का फल पाया, लेकिन वह कैसा था यह तो समय बताएगा। हम्म, उसने भीड़ से क्षमा प्रार्थना किसी दुष्परिणाम के डर से नहीं मांगी। इसका तो प्रश्न ही नहीं था। ऐसा उसने अपने शांत प्रियता और सद इच्छा की भावना की वजह से किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अपने ही देश के 2000 लोगों को उसे मारना पड़ता और इसके लिए उसके पास पर्याप्त हथियार और गोला बारूद था। वह हथियार रहित लोगों को सुरक्षित निकल जाने देना चाहता था और अनावश्यक खून खराबा नहीं चाहता था। उसका घोड़ा गेट पर तैयार खड़ा था। अगर वह गंभीरता से भागने की कोशिश सोचता तो ऐसा आसानी से कर सकता था, लेकिन अपने आदमियों को छोड़ मैदान छोड़कर भागना निराशा की बात होती और यह विचार राजपूत की मर्यादा के खिलाफ होता। वह अपनी जात के प्राचीन ख्याति को कलुषित नहीं करना चाहता था। अपने स्कूली जीवन में उसने अनेक खेल पदकों को प्राप्त किया था। वह मजबूत सामान्य ज्ञान का आदमी था और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता था। संक्षेप में उसकी तकदीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके वह लायक न हो। उस मारे गए व्यक्ति के शोक संतप्त परिवार के प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त की जाए। उन्हें इसकी तसल्ली होगी और उन्हें इस बात से शांति मिलेगी कि वह इस प्रांत का चुना हुआ ऐसा व्यक्ति था जिसने सन्निकट खून खराबे तथा आकस्मिक प्रांत से देश को बचा लिया। तो ये वो पूरा पत्र है। इस पत्र को देखिए, भारत का ही अखबार लिख रहा है, द लीडर, कोई विदेशी अखबार है। इस अखबार के आपको कल बता दिया था इसके बारे में, इसके प्रधान संपादक में मालवीय जी ही थे। तो हमारा एक अंग्रेजी का अखबार उसको हीरो कह रहा है, गोरखपुर का, इसने गोली चलाई। और तो मैं अब थोड़ी सी बात दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि चौरी चौरा सामान्य घटना नहीं है। इसका अभी विश्लेषण आगे होता रहेगा। उस समय तत्कालीन समय में ही एक विश्लेषण किया था और उसी अखबार में द लीडर में 22 फरवरी 1922 को समाचार छापा था जिसमें इसको फ्रांसीसी क्रांति की तरह से कहा था कि इसको फ्रांसीसी क्रांति की तरह से लोगों ने अंजाम दिया। इसके दो कारण हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में भी किसानों ने ही घेरा था किले को, यहाँ भी किसानों ने। एक और भी दूसरी बड़ी मजेदार बात है, दोनों घटनाएं 2 बजे से 4 बजे के बीच में है। दोनों घटनाएं एक ही समय की। वास्तविक की घटना जो है वो भी उसी समय की है जिस समय चौरी चौरा थाना जलाया जा रहा है। तो दोनों बड़ा साथ घटनाओं। मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि ये ऐसी घटना है जिसके बारे में अंग्रेज हमेशा कहते रहे कि देयर इज नो पैरेलल इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू द ट्रेजिक डेथ ऑफ चौरी चौरा इन गोरखपुर। ये रिकॉर्ड। तो इस तरह से इस क्रांति को, इस विद्रोह को फ्रांस की क्रांति से तुलना की जाती है। ये बड़ी बात। इस घटना के बाद से ये घटना एक और आपको बताऊं कि शायद कम लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि ये पहली बार हमने इसमें रखा कि 4 फरवरी 1922 को केवल चौरी चौरा थाना फूंका गया। ये गुस्सा कारण नहीं है, महीनों से गुस्सा किसानों के पनप रहा था और पूरे संयुक्त प्रांत में पनप रहा था। 5 फरवरी 1922 को इसी तरह की ये घटना होती है बरेली में और इसी तरह की घटना दूसरी होती है शाहजहांपुर के तिलहर टाउन हॉल में।
यानी कि 5 फरवरी को बरेली का टाउन हॉल और तिलहर का टाउन हॉल घेर लिया जाता है किसानों के द्वारा। दोनों जगह गोली चलती है और फिर वहां 3 किसान मारे जाते हैं। दो तिलहर में, 3 बरेली में किसान मारे जाते हैं। बरेली में डीएम घायल होते हैं। डीएम, किसानों का इतना उग्र प्रदर्शन था, यानी 4 के एक दिन बाद ही। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि केवल चौरी चौरा में घटना हुई। किसानों का गुस्सा काफी व्यापक था। चौरी चौरा तो मान लीजिए कि दरोगा की मूर्खता से तत्काल घटित हुआ, लेकिन उस गुस्से की परिणति और जगहों पर देखी। इस गुस्से का डर कितना था आपको बता दूं। एक उदाहरण आपको बताऊं डॉक्टर साहब की, मेरठ के एसपी ने एक बात कही है। मेरठ के एसपी ने यह कहा है कि भैया गोरखपुर की घटना को सुनकर मेरे कोतवाल ने कहा कि धन्यवाद प्रभु। उसने कहा कि एक मिनट, मैं इसको रिपीट करूंगा। मेरठ के एसपी का यह कहना था, बदाऊं के एसपी का यह कहना था कि इंस्पेक्टर ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को देख करके हमारी कीमत क्या है, 12 से 13 से 19 रुपया, यानी 13 से 19 रुपया उस समय उनको जो मोमबत्तियों का पूरा वो मिलता था खर्चा, उनको खर्चा जो मिलता था बत्ती और कामों के लिए, अरे उनके दैनिक भत्ता और जो भी 13 से 19 रुपया मिलता था, उसमें मोमबत्ती भी शामिल थी कि बिजली तो होती नहीं थी मोमबत्ती जलाने, और मरने पर भी मोमबत्ती जलाई जाती है। तो बदाऊं के एसपी ने कहा कि हमारे सिपाही ने कहा कि हमारी स्थिति तो अब उस मोमबत्ती से अपने को कैंडल जला लेने की है कि हम अपने को अपने हाथों से जला लें, क्योंकि हमारी भी स्थिति वही होने वाली है जो चौरी चौरा में हुई है। इतना खौफ हो गया, इतना खौफ हो गया। और 12 फरवरी को जिस दिन महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, उस दिन मेरठ के एसपी का वक्तव्य उस दिन आता है और उस दिन कह रहे हैं कि हमारे कोतवाल ने कहा कि द कोतवाल रिमार्क्स ऑन द हियरिंग द न्यूज, थैंक्स गॉड नाउ वी शैल बी ऑल राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। महात्मा गांधी द्वारा जैसे यह असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, पुलिस वालों को लगा कि अब हम लोग ठीक है, अब सुरक्षित हो गए, अब कोई डर नहीं है। किसान इतने आंदोलित हो चुके थे कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होता, पुलिस वाले कितने मारे जाते। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग का समय लगभग हो रहा है डॉक्टर साहब। जी जी जी, हाँ तो कंक्लूड जी, मैं 5 मिनट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ। हाँ हाँ, इस घटना की एक धमक सुनाई दी हाउस ऑफ कॉमन्स में। वो लंदन। इसलिए सुनाई थी कि वो इसलिए सुनाई थी कि जब 4 फरवरी 1922 को गोली चलाई गई थी हवा में, और स्वयंसेवकों ने यह कहा कि भैया गांधी जी के प्रताप से ये गोली पानी हो जा रही है। इस न्यूज को पढ़कर हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात उठी कि हवा में गोली क्यों चलाई जाती है, इसको प्रतिबंधित किया जाए, गोली सीधे मारी जाए। और एक आदेश जारी हुआ कि आइंदा जो है कभी भी गोली जो है हवा में नहीं चलाई जाएगी, आप गोली मारना है तो सीधे मारिए, नहीं तो मत चलाइए। ये वहां पे लंबी बात चली है, अगर फिर कभी बातचीत होगी तो मैं पूरा हाउस ऑफ कॉमन्स की बात को पढ़ सकता कल कल हूँ। कल नहीं, से चले, हम लोग क्रम से चले, बाद में कभी करेंगे। ठीक और ठीक ठीक एक अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि देखिए चौरी चौरा सामान्य घटना नहीं थी, जिसको बार बार मैं कह रहा हूँ। मैं कुछ अखबारों के नाम लूंगा कि ये अखबार ब्रिटेन, लंदन, अमेरिका, जापान में छप रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में छप रहे थे, और उसमें चौरी चौरा प्रमुखता से छपा। द आर्गू, द इंडियन डेली न्यूज, द इंग्लिश मैन, द अमृत बाजार पत्रिका तो यही के थी, बॉम्बे क्रॉनिकल, द डर्बी डेली टेलीग्राफ, द वेस्टर्न टाइम्स, लंदन डेली मेल, जापान एडवर्टाइजर, ब्रिजपोर्ट टेलीग्राम, द वेस्टर्न गजट, द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून, वेस्टर्न डेली प्रेस, ये तमाम अखबारों में इसकी चर्चा हुई, जोर शोर से हुई और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। यहाँ पर इंटरनेशनल जो कम्युनिस्ट फोरम पर भी इसकी चर्चा हुई, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और कल हम लोग कांग्रेस की से हम लोग अब आगे बातचीत जो करेंगे, थोड़ी बहुत कांग्रेस की भूमिका पर भी बातचीत करेंगे, और उसके बाद से हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और फिर न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे, फैसले पर आएंगे
और फिर जी हाउस ऑफ कॉमन्स की जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद उस पर भी हम लोग पूरा डिबेट को भी बात कर सकते हैं। जी तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया सर। और अम्बेडकर नामा के साथियों, ये अमूल्य ज्ञान आप असली इतिहास से रूबरू करा रहे हैं कुशवाहा साहब। पूरा वीडियो सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनकर अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल पे आप समीक्षा भी लिखिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। थैंक यू।